सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी एकदम बिल्कुल शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। अगर आप लोग इस बार क्लास 12 में हैं और आपका भी सपना है और आपको भी बोर्ड एग्जाम 2024 अगर देना है तो आज का वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक 100% देख लेना है, मिस नहीं करना है। अगर आपने मिस किया तो बहुत कुछ मिस कर सकते हो, क्योंकि बच्चों अगर हम बात करें तो अगर आप एक एक बूंद डालोगे किसी भी घड़े में तो वो घड़ा हमारा भर सकता है। तो इसीलिए मैं आज के इस वीडियो में बात करूंगा, अगर आप मात्र 9 डेरिवेशन पढ़ लेते हो ना तो आपका हो सकता है डेरिवेशन का पोर्शन क्लियर हो जाए, इससे आपको घबराने की जरूरत ना हो। वो सारे डेरिवेशन की हम बात करेंगे जो कहीं ना कहीं हमारे हर साल बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। वो डेरिवेशन डिस्कस करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे पीछे जो पेपर हुए हैं, पिछले वर्षों में पेपर हुए हैं, प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं उनमें आए हुए हैं, वो सारे डेरिवेशन डिस्कस करेंगे। पहला डेरिवेशन तो आपको दिख ही रहा होगा, परस्पर संपर्क में रखे दो अगर पतले लेंस है तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी हम कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम एक एक जानकारी को बिल्कुल आसान भाषा में डिस्कस करने वाले। बस आपको वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है, एक एक चीज को नोट डाउन करते हुए चलना है। वीडियो पूरा देखने से पहले आपको कॉपी निकाल कर बैठ जाना है। आपको कॉपी निकाल लेना, पेन निकाल लेना, पटरी, पेंसिल, रबड़, कटर सारा कुछ लेकर बैठना है ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। अगर आप बच्चों ये 2 महीने अगर आप मेहनत कर लेते हो ना तो 2 महीने आपके पूरे 1 साल डिसाइड करने वाले हैं कि आप 1 साल में क्या पढ़ा था। अगर आप 2 मंथ अगर मेहनत करते हो ना तो आपके पूरा बाई ईयर पूरा डिसाइड करने वाले हैं। और इन पूरे 2 महीनों में अगर आप मेहनत करते हो लेकिन आपका पूरा पेपर डिसाइड करने वाला है 3 हॉर्स के अंदर। 3 हावर्स यानी कि 3 घंटे में आपका जो पेपर होगा वहां पर आपको कैसे मेंटेन करना है, कैसे आपको कॉपी को लिखना है, कहां से शुरुआत करनी है, कैसे कॉपी को भरना है ताकि आप अच्छा कर सको। तो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं अब नेक्स्ट वीडियो में क्या कि आप लोगों को फिजिक्स की कॉपी भरना बताऊंगा। अगर आपने अभी तक हिंदी की कॉपी भरना नहीं देखा है, कैसे में खंड का हल करना है, कैसे खंड खा हल करना है, कैसे क्वेश्चन डालना है, कैसे उत्तर डालना है, नहीं देखा तो वो देख लेना। उसमें मैंने A to Z जो भी जानकारी थी हमने आपको बता दी, A to Z जो भी जानकारी थी सारी हमने आपको दे दी। वो वीडियो आप जरूर देख लेना। अगर आपको नहीं मिलता तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए हम सीधे अपने मुद्दे पर बात करते हैं। परस्पर अगर संपर्क में 2 पतले लेंस रखे हैं तो उनकी फोकस दूरी कैसे डिस्कस करेंगे। तो आइए इसको हम हटाते हैं और अपने चित्र पर वापस आते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें है कि अगर परस्पर 2 संपर्क में पतले लेंस रखे हैं और अगर हमें इनकी बीच की फोकस दूरी निकालनी होती है तो कैसे निकालेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक लेंस की फोकस दूरी निकाल रहे थे। अगर हमारे पास कोई एक लेंस होता था तो हम उसकी फोकस दूरी निकाल लेते थे कि नहीं निकालते थे। अभी तक हमने एक फोकस दूरी निकाली थी, वो क्या निकाली थी, 1/f इक्वल टू निकालते थे 1/b माइनस 1/u। ये हम लोग फोकस दूरी निकालते थे जब एक लेंस होता था तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, एक लेंस के लिए निकाल लेते थे। लेकिन अगर बाई चांस कंडीशन हो जाए और न्यूमेरिकल आ जाए कि सर हमें 2 पतले लेंस रखे, उनकी फोकस दूरी बताइए, उसकी हमें फोकस दूरी निकालनी पड़ जाए तो बच्चों तोते उड़ जाएंगे। लेकिन मैं तोते उड़ने नहीं दूंगा, आपको मैं बताने वाला हूं। तो देखिए, अगर परस्पर संपर्क में 2 पतले लेंस रखें तो पहले इसकी कुछ डिफिनेशन समझिए। हम आपको क्या बताएंगे पहले आप वो समझ लीजिए। अगर यहां से समझाते हैं तो कंफ्यूज हो जाओगे, वहां से मैं आपको समझा रहा हूं एक एक चीज को। और इस चित्र में जो कुछ भी बना वही हमने लिखा है। देखिए, माना 2 पतले उत्तल लेंस L1 व L2 हैं। माना 2 पतले उत्तल लेंस से L1 है, एक L2 है। ये उत्तल लेंस है, अवतल लेंस आपने देखा होगा कैसे होते हैं, ऐसे। सही नहीं बोल पाए, बीच में पतले होते हैं, किनारों पर मोटे होते हैं। लेकिन उत्तल लेंस बीच में पतले मोटे होते हैं, किनारों पर पतले होते हैं। ये चीज आपको पता है, ठीक है। जिनके मुख्य अक्ष पर एक ही, इनकी क्या है, मुख्य अक्ष जो है वो एक ही है। इनका मुख्य अक्ष जो है आपको लकीर दिख रही है, रेखा दिख रही है, ये क्या है, एक ही है। हाँ, मान लिया इनका मुख्य अक्ष एक ही है तथा फोकस दूरियां F1 व F2 है। एक की फोकस दूरी F1 है और दूसरे की फोकस दूरी हमारी F2 है। मान लिया हमने बाएं
वायु में लिखा है बच्चों, वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। ये क्या है, वायु जो माध्यम है वायु है, और एक दूसरे के संपर्क में आप देख रहे हैं एक दूसरे के बिल्कुल सटे हुए एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। ठीक है सर, मान लिया संपर्क में रखे हैं। एक बिंदु वस्तु O है, एक बिंदु वस्तु हमारी O है। ठीक है, मान लिया। ये भी मुख्य अक्ष पर पहले लेंस L1 के सामने U दूरी पर रखिए। ये मुख्य अक्ष है, इसी पर पहले लेंस से L1 जो हमारा लेंस है इससे U दूरी पर ये बिंदु वस्तु O रखिए। इससे कितनी दूरी पर रखिए बच्चों, U दूरी पर रखिए। यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है, डिस्टेंस है, ये कितना है, U है। ठीक है सर, मान लिया। यदि L2 लेंस ना हो, अगर L2 लेंस ना हो तब हम क्या मानेंगे, तो हमारी जो L1 जो अगर L2 लेंस ना हो तो वस्तु का प्रतिबिंब I डैश पर बनेगा। अगर मान लिया लेंस हमारे पास नहीं है तो इसकी रेखा जाएगी और प्रतिबिंब हमारा ये डायरेक्ट यहाँ पर I डैश पर बन जाएगा। हमारा प्रतिबिंब क्या बनेगा, I डैश पर बन जाएगा। लेकिन है क्या, हमारे पास ये लेंस रखा है, वस्तु का प्रतिबिंब I डैश पर बन जाएगा। यदि I डैश की L1 से दूरी V डैश हो, यदि I डैश जो है इससे लेंस की दूरी यहां से कितनी है, V डैश है, तब क्या होगा, तब हम लेंस के सूत्र से, हमने एक लेंस का सूत्र पढ़ा था, अभी मैंने आपको यहां पर जो सूत्र बताया था 1/f = 1/b - 1/u, हम यही सूत्र लिख देंगे 1/f1। f1 क्यों माना, क्योंकि हमें पहले लेंस की फोकस दूरी चाहिए, हमें 2 फोकस दूरियां चाहिए, तो इसीलिए हमने इसको f1 मान लिया। तो 1/b - 1/u ये हमें सूत्र पता था। लेकिन यहां पर u क्या है और V क्या है, B जो होती है प्रतिबिंब की दूरी होती है। ठीक है, मान लिया प्रतिबिंब की दूरी है, लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, V डैश है। तो हम क्या करेंगे, B के स्थान पर क्या करेंगे, हम B डैश रखेंगे। लेकिन वस्तु की दूरी U होती है, तो वो हमारे यहाँ पर भी हमारी कितनी है, U ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा एक समीकरण A आ गया। इसमें हमारा क्या है, 1/f1/1/v डैश - 1/v। अब आप कहोगे सर B डैश क्यों आया, बच्चों यहाँ पर जो प्रतिबिंब की दूरी है ये हमारी B होती है वैसे नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर दूसरा लेंस नहीं रखा है, अभी मैंने माना है, तो हमने क्या किया, इसकी दूरी जो है V डैश को मान ली, प्रतिबिंब की दूरी V डैश है। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब हमने क्या किया, फिर पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, अब हमारे इस लेंस के द्वारा बना है प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब बन गया। अब इधर लेंस रखा, इधर से कोई मतलब नहीं रहा। अब इधर देखिए, क्योंकि इधर लेंस रखा, इधर से रेखा तो आ नहीं सकती, जैसे प्रतिबिंब आ नहीं सकता, इस पे बनेगा, तो इधर भी लेंस रखा तो इससे गया। अब क्या होगा, यही जो यहाँ पर प्रतिबिंब बना था ये इस वाले लेंस के लिए, इस L2 लेंस के लिए क्या करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। किसका, वस्तु का कार्य करेगा। और जब वस्तु का कार्य करेगा इसका जो प्रकाश जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा और आई प्रतिबिंब बना देगा। क्या बनाएगा, प्रतिबिंब आई बनाएगा। लेकिन इसकी प्रतिबिंब और इस लेंस के बीच की जो दूरी है वो हमने B मानी है। देखिए क्या लिखा है, लेंस के लिए वस्तु जो है वो वस्तु का कार्य, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। यानी कि पहले लेंस द्वारा प्रतिबिंब है बना है, इसके लेंस के लिए क्या करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। सच में तो वस्तु नहीं है, लेकिन ये मानेगा कि हमारे सामने वस्तु ही रखी है। तथा दूसरा लेंस जिसका अंतिम प्रतिबिंब I बनता है, I दूरी पर बनता है, I बनता है ये वाला, और इसकी जिससे L2 से दूरी है कितनी है, B है, इससे L2 की दूरी कितनी B हो, तो लेंस के सूत्र से, हाँ पता है सर जी हमें। अब हमने क्या किया, इसकी फोकस दूरी निकालनी, तो हमने इसको क्या किया बच्चों, f2 मान लिया, कि पहले को f1 माना था, इसको मैंने f2 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। f2 = 1/b - 1/u। अब आप कहोगे सर ये वस्तु की दूरी B डैश क्यों मान लिया आपने, U होता है यहाँ पर, आपको सूत्र पता है कि सर हमें पता है यहाँ पर U होता है। बच्चों हाँ मैंने माना है, आपकी बात सही है, यहाँ पर U ही होता है। लेकिन आप बताइए ये क्या होता है, U वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी होती है। ठीक है, अब हमारे पास एक प्रतिबिंब था, पहले में वस्तु की दूरी U थी तो वो U ही रही, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर ये वस्तु का कार्य कर रहा है और इससे लेंस की दूरी कितनी है, V डैश है, तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर V डैश रखा जाएगा। और हमारा ये मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2, एक किसके स्थान पर रखा, U के स्थान पर V डैश रखा, क्योंकि इसका प्रतिबिंब V डैश दूरी पर इसकी जो वस्तु रखी है वो V डैश दूरी पर रखी। अब हमें क्या चाहिए, f1 और f2 दोनों को अगर हम जोड़ देना तो हमारी संयुक्त फोकस दूरी आ जाएगी। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 बाद 2 को जोड़ने पर, हमारे पास समीकरण 1 है और हम समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारे पास फाइनली सूत्र आ जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, पहले हम समीकरण 1 को जोड़ेंगे, 1/f1 + 1/f2 = लेफ्ट हैंड साइड = लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। समीकरण 1 में आता है 1/v डैश - 1/u प्लस, अब इसका क्या है, 1/v - 1/v डैश, इतना है।
अब आप देखिए यहां से 1/v' माइनस का यहाँ पर प्लस का ए हो गया कैंसिल, हाँ सर हो गया। क्या बचा 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू बचा माइनस 1/u प्लस 1/v, इतना ही तो बचा। अगर हम इसी को सही करके लिखें तो 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/b माइनस 1/u। ये जो प्लस वाला था इसको हमने पहले लिख दिया और इसको हमने बाद में लिख दिया। अब आप क्या होगा, ये सूत्र भी हमारा आ गया। कभी कभी न्यूमेरिकल ऐसा आ जाएगा उसमें आपको इस सूत्र की जरूरत पड़ सकती है, इस वाले सूत्र की ही जरूरत पड़ सकती है। लेकिन हमें क्या करना है, अगर हमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें पता है 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u, होता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 1/b माइनस 1/u के स्थान पर 1/f रख सकते हैं, नहीं रख सकते, हाँ रख सकते हैं सर। तो हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/f। इसी को अगर हम सही लिख करके लिखें तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, हाँ माना आपने, नहीं माना, मान लिया तो ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अगला डेरिवेशन क्या है, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। तो देखिए बच्चों, अगला हमारा जो डेरिवेशन है, विलगित गोली चालक की धारिता का व्यंजक या सूत्र का निगमन कीजिए। यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है विलगित गोली चालक की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए या इसके सूत्र का निगमन कीजिए। इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या होता है समझिए इसको ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आसान तरीके से। माना हमारे पास ये कोई विलगित गोली चालक है, इस चालक की चादर जो है इसके ऊपर क्या है, प्लस क्यू आवेश है, इसकी जो रेडियस है वो ए है और एक किसी माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। ठीक है, अब हम इसको कैसे समझेंगे, इसको जल्दी से समझ लेंगे ताकि आपका समय बचे। देखिए होता क्या है, इसे विलगित गोली चालक जो होता है इसमें हमें एक सूत्र प्राप्त होता है, C इक्वल टू होता है 4πε A। इससे क्या होता है, हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाने की आवश्यकता पड़ती है, तो इसीलिए हम इस डेरिवेशन को सिद्ध कर रहे हैं। और वैसे डेरिवेशन बोर्ड में कम आता है लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर आप इसको सिद्ध नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए इस डेरिवेशन को सिद्ध करना जरूरी है। माना हमारे पास एक विलगित गोली चालक है जिसकी त्रिज्या ए है, इसकी त्रिज्या कितनी है, ए है, यानी कि इसके बीच की जो त्रिज्या होती है पूरा व्यास होता है और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, ए है। ठीक है, तथा परावैद्युतांक के वाले माध्यम में रखा गया। इसका जो माध्यम है जिसमें रखा है के है, आप वीडियो देख रहे हैं, आप जिस समय फोन चला रहे हैं और आपका ये माध्यम कौन सा है, वायु है, आप वायु में बैठे हुए अपना फोन आराम से मस्ती में चला रहे हैं। तो इसी प्रकार से एक के वाले एक माध्यम में रखा है। अब हुआ क्या कि इसकी चादर जो है इस पर प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण गोली चालक के पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत विभव, इसके जो पृष्ठ होगा उस पर वैद्युत विभव उत्पन्न हो जाएगा। अगर हमने वैद्युत विभव की अगर हम बात करें तो एक आपने सूत्र पढ़ा था, B इक्वल टू 4πε0 Q/R। Q/R जो होती था यहाँ पर त्रिज्या है, R क्या है बच्चों, त्रिज्या है। लेकिन हमें सूत्र में कुछ चेंज करना है, यहां पर त्रिज्या R ना होकर क्या है बच्चों, A है। तो इस R के स्थान पर हम क्या करेंगे बच्चों, इस A को रख देंगे। किसको रख देंगे, A को रख देंगे। ठीक है, जब हम A को रखेंगे सूत्र का मॉडिफिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आ जाएगा 4πε0 Q/A। ये हमारे पास सूत्र आ गया और यही सूत्र हमारे लिए आगे भी काम करेगा। यदि अगर हम बात करें तो हमने एक धारिता पढ़ी थी अपने पीछे, आपने कई सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे, न्यूमेरिकल आपने किए होंगे। क्या होता है, यदि कोई चालक की धारिता C है, यदि किसी चालक की धारिता जो C है तो वो क्या होगी, आवेश, आवेश अपॉन V के होती, आवेश अपॉन वोल्टेज की होती। जो हमारा विभवांतर उत्पन्न होता है उसके कारण वो, और जो आवेश अपॉन विभवांतर अगर हम करते हैं तो V आ जाएगा, C आ जाएगा। अगर हम V निकालेंगे तो Q/C होता है, आपने सूत्र पढ़ा होगा। अगर हमें Q आवेश चाहिए, जो इसमें आवेश होगा वो क्या होगा, जो धारिता होगी और वोल्टेज होगा उसके गुणनफल के समान होगा। इसका जितना गुणनफल होगा उतना ही आवेश होगा। तो हमें पता है C इक्वल टू होता है Q/V, लेकिन हमें पता क्या है, अगर हम जानते क्या है कि V का मान हम निकाल चुके हैं, V का मान हमें पता है। अगर हम इस सूत्र में V का मान रख दें तो हमारा आराम से पूरा हल भी हो जाएगा और हमारा जो मान है हमें जो चाहिए वो भी आ जाएगा। तो देखिए वही हम करेंगे, V का मान रखने पर हम क्या करेंगे, V का मान रख देंगे। जैसे हम V का मान रखेंगे सूत्र में तो क्या हो जाएगा, देखिए C इक्वल टू आ जाएगा Q/1/4 4πε0 Q/K।
हो जाएगा, इतना नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये जो b का इतना है इसको b के स्थान पर रख दिया। अब इसकी क्या होगी, तिरछा गुणा हो जाएगी, ये पूरा पद ऊपर चला जाएगा q/4πε0k, और इधर एक k बचेगा, और इस k से हम किस k को कर देते हैं कैंसिल। जब हमने इस k से इस k को कैंसिल किया तो हमारे पास सूत्र बचा 4πε0ka। अब हमारे पास c = सूत्र बचता है। अब इसी सूत्र का हम प्रयोग कर सकते हैं क्वेश्चंस को लगाने में। कब करेंगे, जब हमें परावैद्युतांक का मान दिया होगा, इतना परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है जो भी विलगित गोली चालक होगा। अगर ये मान नहीं दे रहा है, क्वेश्चन में कभी कभी नहीं देता है और ना ही इससे कोई जिक्र किया जाता है, तो हम इसका मान 1 मान लेते हैं, और अगर आप इसको 1 मान लेंगे तो गुणा करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, c = 4πε0a हो जाता है। ये हमारे पास सूत्र होता है, इस पर भी हमें न्यूमेरिकल लगाने होते हैं, और यहीं तक हमें बोर्ड में सिद्ध करना होता है। और अगर ये आता है बोर्ड में तो सीधे 3 या 5 नंबर में आता है, और आता है तो इससे कम आता है। लेकिन इससे क्या होता है, बोर्ड में क्वेश्चन सब बनते रहते हैं। कभी कभी ये सूत्र दे देता है, पूछ लेता है विलगित गोली चालक की धारिता का सही सूत्र क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछ लेता है। देखिए आता है लेकिन कम आता है, डेरिवेशन के रूप में कम आता है, लेकिन इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा है। ठीक है, अगला डेरिवेशन देखिए बच्चों, अगला क्या है, कह रहा है कि आवेशों के पुनरावृत्ति से उभयनिष्ठ विभव के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। यदि आवेश जो है पुनरावृत्ति करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं, तो उनकी विभव स्पष्ट कीजिए। उभयनिष्ठ विभव है, उसके लिए हमें सूत्र स्थापित करना है। देखिए मान लीजिए उभयनिष्ठ विभव में मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास एक इधर चालक है और एक ये चालक है इधर है, ठीक है। अब क्या है, एक दूसरे से बहुत दूरी, इनके बीच में कुछ जुड़ा नहीं है, और हमने क्या मान लिया, इस पर Q1 आवेश है, इस पर Q1 आवेश है, इस पर Q2 आवेश है, इसकी धारिता C1 है, सॉरी इसकी धारिता C1, इसकी C2 है, इसकी वोल्टेज V2 है, इसका V1 है, मान लिया। लेकिन हमने एक कंडीशन हमें पता है, लेकिन अगर हम क्या करें, इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तब क्या होगा, इसी के बारे में हमें इस सूत्र में सिद्ध करना है। आवेश जो अगर हम जोड़ देंगे तब हमारा आवेश क्या होगा, इसी के बारे में हमें सिद्ध करना है। हम जानते हैं, माना 2 विलगित गोली चालक, माना 2 चालक Q1 व Q2, हमारे पास 2 चालक है, एक का है Q1 और दूसरा है Q2, इतना आपको पता ही है, ठीक है। जिसकी धारिताएं C1 व C2 है, पहली की धारिता C1 है और दूसरे की धारिता हमारी C2 है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तथा विभव जो है V1 और V2 है, एक तार द्वारा जोड़ दिए गए हैं। क्योंकि पहले नहीं जुड़े थे तो हमें कोई मतलब नहीं था, लेकिन एक कह रहा है आवेशों के पुनरावृत्ति से उभयनिष्ठ विभव स्थापित कीजिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा। और ये जो आपको काला काला कुछ और नहीं बल्कि ये तार ही है, तार के द्वारा हमने दोनों आवेशों को जोड़ दिया। अब आवेश का फ्लो इधर से उधर होगा। अब क्या होगा, जिस समय तार का आवेश बराबर होगा उस समय धारा इधर से उधर यानी बंद हो जाएगी। तो हमने जोड़ दिया, यहाँ तक आपको समझ में आया, चित्र आप बना लीजिए। ऐसे ही चित्र आपको बोर्ड में भी बनाना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमें पता है पुनरावृत्ति से पहले चालकों पर आवेश कितना था, पुनरावृत्ति से पहले यानी कि इनको जोड़ने से पहले की कंडीशन की बात कर रहा है, यानी कि जुड़ा नहीं था। तब आवेश Q1 जो था उस पर C1 V1 आवेश था। अभी कहोगे आप C1 V1 कहां से आया, तो आपने एक सूत्र पढ़ा था C = Q/V, जो आपको पीछे वाले सूत्र में मैंने पढ़ाया है। और अगर हम Q निकालते तो आपको बताया, सॉरी V होता है, C × V हो जाएगा। अगर Q1 है तो C1 हो जाएगा, V1 है तो V1 हो जाएगा। अगर Q2 है कोई मान तो क्या हो जाएगा, C2 V2 हो जाएगा। Q3 है तो C3 V3 हो जाएगा। ये चीज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ये सूत्र हमारा यहीं से आया। वैसे तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। हमने मान लिया Q1 जो था उस पर C1 और V1 है, और जो Q2 है उस पर C2 धारिता है, V2 इसका विभवांतर है। हमारे पास 2 समीकरण आ गए, 2 इक्वेशन आ गई, 2 हमारे पास जो समीकरण है इनके पद आ गए, ठीक है सर। हमने 2 समीकरण बना लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें आवेशों के पुनरावृत्ति करानी है। अब देखिए क्या लिखा है, आवेशों के पुनरावृत्ति के बाद यदि दोनों चालकों पर विभव समान हो। अब हमने इन तारकों को जोड़ दिया है, अब इनमें पुनरावृत्ति हो गई है। अब क्या एक कंडीशन ऐसी आ गई है, दोनों पर विभव क्या हो गया, समान हो गया, यानी कि उपकल ना इधर से इधर जा रहा है ना उधर से उधर जाता है। अब जब एक क्या हो गया, समान हो गया, तो विभव अगर समान हो गया तो विभव को ना मानेंगे V1 और ना ही मानेंगे V2, हम V1 V2 = V मान लेंगे। हमें पता होगा इन दोनों में समान है, तब विभव क्या हो जाएगा, विभव समान हो तो B हो जाता है, तब उभयनिष्ठ विभव। तो अगर हमें कुल विभव पता है, अगर हमें विभव निकालना है तो हमें कुल विभव पता होना चाहिए, कुल आवेश और कुल धारिता। हमारे पास कुल आवेश हमें पता ही है, एक आवेश Q1 है, Q2 Q3 है। अगर हम Q अगर बात करें, हमारे पास कई आवेश हैं, Q1 + Q2 + Q3।
अगर हमें इन सभी को जोड़ दें तो हमारे पास टोटल आ जाएगा, यानी कि Q आ जाएगा। अगर हमारे पास धारिताएं C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू, हमें कई सारी धारिताएं, अगर हम इन सभी को जोड़ दें तो हमारे पास एक धारिता मेन आ जाएगी, कुल धारिता C आ जाएगी। तो वहीं से देखिए हमारे पास Q1 और Q2 आवेश थे, C1 C2 धारिताएं थी, हमने क्या किया, इनको जोड़ दिया। अब हमारे पास कुल आवेश कितना हो गया, Q इक्वल टू हो गया Q1 प्लस Q2 C1 प्लस C2। ठीक है, अब हमारे पास एक सूत्र आ गया, हमने Q1 Q2, आप सोच रहे हो सर Q1 Q2 क्यों रख दिया, कुल आवेश कुल धारिता, आवेश को Q से लिखने तो Q1 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 हो गया, और C1 इक्वल टू C इक्वल टू होगा C1 प्लस C2, कुल धारिता आ गई, कुल आवेश और कुल धारिता को हमने लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ पर आ गया, अब हमें क्या पता है, Q1 और Q2 को मान रख दें। हमें Q1 का भी मान पता है, Q2 का भी मान पता है। कहाँ पता है सर, आप वैसे ही कह रहे हो, ये देखिए Q1 का मान ए वाला यहाँ लिखा है और Q2 का मान ए वाला लिखा है। हम Q1 और Q2 को इसी सूत्र में मान रख देंगे। जब हम Q1 Q2 के मान रखेंगे तो उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाएगा, B इक्वल टू होगा, Q1 का मान कितना है, देखिए ऊपर देखिए C1 V1 है, तो हमने क्या किया, रख दिया C1 V1 प्लस का निशान लगाया। Q2 का मान कितना है, देखिए C2 V2 है, हमने क्या किया बच्चों, रख दिया C2 और V2 प्लस C1 प्लस C2 हमारे पास था ही, और यही आंसर आ गया, और यही से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, और यही हमारे बोर्ड में भी आएगा, और यही हमें बोर्ड में भी लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए आप इनको अच्छे तरीके से डेरिवेशन को फिक्स कर लेना। आगे देखिए और भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को हम डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, अब हम कुछ आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बता देते हैं, इनको आप घर से तैयार कर लोगे, क्योंकि मैं एक एक डेरिवेशन को तैयार कर रहा हूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आप तैयार कर लेते तो तैयार कर लेना बच्चों, अगर आप नहीं कर पाते तो फिर आप हमें बता देना, अगर आप नहीं ही कर पाना तब बता देना, अन्यथा आप तैयार कर लेना। कुछ मेहनत खुद से भी करना सीखो। देखिए बच्चों, हमारे पास एक डेरिवेशन आता है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु आवेश बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बच्चों हम E से डिनोट करते हैं। हमें पता होता है, इसमें सूत्र में हम क्या, आपको सूत्र बता दे रहे हैं, आपको सिद्ध क्या करना है। इसके लिए E इक्वल टू जब हम निकालते थे, हमारे पास एक सूत्र आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K होता है, क्या होता है 2P अपॉन RQ। ये वाला सूत्र हम सिद्ध करते हैं, ये वाला सूत्र सिद्ध करते थे किस स्थिति में, अच्छी स्थिति में बच्चों, अच्छी, और इसका निरक्षी स्थिति में बहुत कम पूछा जाता है। आप ना भी तैयार करें तब भी सही है, अगर आपके पास समय हो तो तैयार कर लेना, अन्यथा आप इसको तो अवश्य ही तैयार कर लेना। अगला देखिए, अगला है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए होता क्या है, अगर हमारे पास कोई अच्छी स्थिति नहीं कह रहा है, और कह रहा है अगर कोई बिंदु है तो उस बिंदु आवेश के कारण किसी भी अन्य बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए मैं सूत्र बताऊं, ऐसा सूत्र हमसे पूछ सकता है। तो क्या होता है, आप इसको भी याद रखोगे, V इक्वल टू होता है 1/4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R। लेकिन इसके आगे क्या होता है, यहाँ पर माइनस लगा होता है, माइनस लगा होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ये हमें सूत्र पता है, इस सूत्र को आपको सिद्ध करना है, कैसे आया, कैसे सूत्र आया, इसको बारे में आपको सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, आपको अगला सिद्ध करना है किरचॉफ के नियम को परिपथ चित्र द्वारा समझाइए। बोर्ड में कई बार पूछा गया है किरचॉफ का नियम, तो आपको पूरा किरचॉफ का नियम अच्छे से पढ़कर जाना है। ठीक है, अगला है बायो-सावर्ट के नियम की सहायता से, बायो-सावर्ट के नियम की सहायता से आपको क्या करना है, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर, कोई वृत्ताकार धारावाहिक कोई कुंडली है, उसके केंद्र पर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो उसके लिए मैं सूत्र, आपको जो चुंबकीय क्षेत्र वाला मैग्नेटिक वाला चैप्टर है उसमें हमने बताया था, उसको चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे लिखते हैं बच्चों, V से लिखते हैं। आपको सूत्र बताया था μ0 × में होता है नंबर ऑफ कुंडली में धाराओं, इनका योग होता है कुंडली में, ठीक है, और इसमें धारा I होती है और अपॉन में 2R होता है, ये सूत्र होता है V इक्वल टू μ0 NI अपॉन 2R। ये सूत्र होता है जो हम सिद्ध करते थे, तो ये वाला सूत्र में इस वाले डेरिवेशन में सिद्ध करना है। ठीक है सर, अगला क्या है, अगला हमारे पास है किसी भी गोलीय पृष्ठ, कोई भी गोलीय पृष्ठ, वो अवतल हो सकता है उत्तल हो सकता है, उस पर प्रकाश के अपवर्तन का आपने सूत्र पढ़ा था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसकी सहायता से लेंस के सूत्र की स्थापना करना है। सर आप कहोगे सर हमें बता दीजिए लेंस का सूत्र कौन सा होता है जिसको हम सिद्ध करेंगे। तो बच्चों आपने एक सूत्र पढ़ा था 1/F इक्वल टू n-1 अपॉन 1/R1 माइनस 1/R2। ये आपने सूत्र पढ़ा था, ये लेंस की त्रिज्याएं होती हैं,
तो आपने सूत्र पढ़ा था, ए वाला सूत्र हमें इस डेरिवेशन के अंदर सिद्ध करना होता है। इसी सूत्र को हम लेंस का सूत्र भी कहते हैं, आप इसको तैयार कर लेना, ठीक है। ए वाला हो गया। अगला डेरिवेशन देखिए, अगला क्या है, अगला भी हमारे बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्या होता है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत जो होता है समझाइए तथा इसके आधार पर, पहले तो आपको बताना हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत होता क्या है, फिर आपको क्या करना है, इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन, एक परावर्तन और अपवर्तन दोनों की व्याख्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आया हुआ है। फिर अगला डेरिवेशन और लास्ट है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र स्थापित करना। अब यहां पर वैद्युत विभव की बात कर रहा है V = तो वैद्युत विभव आपको पता होना चाहिए 1/4πε0 K P होता है P/r², P/r², इसका भी मात्रक वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे बच्चों टॉप 9 डेरिवेशन जो मैंने आपको बता दिए। ये आपको 100% तैयार करना है। अगर आपको इसी लेक्चर में कोई डाउट हुआ हो, कोई क्वेश्चन आपके मन में आया हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको डाउट पूछना हो, तो आप हमारे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको इसका जवाब जल्द से जल्द हम देने का प्रयास करेंगे। आप लोग पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, डे बाय डे मेहनत करते रहना है। तो आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।